हाँ, आप लोग 3 लेक्चर तक आप लोग पढ़ लिए होंगे। हाँ, आपका बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया होगा, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। हाँ, शॉर्ट में बस 5 मिनट में आपका क्या करते हैं, सबसे पहले आपका रिवीजन करवा देते हैं। तो आप जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े होंगे, फर्स्ट लेक्चर में क्या देखे होंगे कि सिंपल बेसिक पढ़ रहे होंगे, जो स्ट्रेट लाइन से पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर में भी सेक्शन फार्मूला वगैरह पढ़ लिए होंगे। जो 3D से मेन इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट हुआ है वो आपका डायरेक्शन रेशियो स्टार्ट हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियो बताए होते हैं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बहुत अच्छा तरीका से जानते हो, बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। इसके बाद हम लोग सीखे थे डायरेक्शन रेशियो। इसके बाद हम सीखे थे डायरेक्शन रेशियो किसको बोल सकते हैं, आई जे के का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए होंगे, कैसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल वगैरह लेते हैं। हाँ, दो तरीका जानते हैं, एक तो फॉर्मूला याद किए होंगे एल बाई ए बाई के करके, एक डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं और प्लस माइनस लगाकर चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जब निकालते हैं तो प्लस माइनस, इस पर भी 2 जेईई मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन पूछ रखा था वो करवा लिए थे। इसके बाद जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे आपका प्लेन। हम लोग तो बाकी सब बेसिक था, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बाद एंगल बिटवीन 2 लाइंस पढ़ाए थे आपको, लेकिन बोले थे कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस कभी आपका सिर्फ कॉपी में शोभा देगा, क्योंकि जब थियोरेटिकल किताब पढ़िएगा तो आपको वो दिया हुआ रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जानते ही नहीं हैं। समझ गए, इसलिए वो बात आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जबकि अगर जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यूज देखा जाए तो वो थ्योरी पढ़ाना अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू अपने को याद है a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका निकाल लेते हैं कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस कितना बनता है। ऐसे फिर भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि cos थीटा बराबर हम लोग का क्या आया था, cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। इसी तरह जब cos थीटा बराबर डायरेक्शन रेशियो के टर्म में लिखे थे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाई याद किए होते हैं अंडर रूट A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर और C1 का होल स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। यही जब परपेंडिकुलर हो जाता था 2 लाइन तो यहाँ पर 90 डिग्री और 0 हो जाता था, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाता, 0 हो जाता। इसी तरह जब यहाँ पर 90 लेते थे भी इस तरह आकर क्या हो जाता था, 0। ये कंडीशन ऑफ क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर का हो जाता था। अब पैरेलल का L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2, हाँ इसी तरह A1 बाई A2 वगैरह वगैरह ये था। बट इसको याद करना जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन याद रखिए। इसके बाद हम लोग प्लेन पढ़े थे, समझ गए। तो प्लेन में हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में भी 2 तरीका से पढ़े थे। हम बोल रखे थे कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो किसका बेटा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। नॉर्मल का काम क्या रहता है, प्लेन पर जितना पर वेक्टर है सब पर वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। समझ गया, वो सबके साथ क्या करता है, परपेंडिकुलर। तो प्लेन का सबसे पहले मान चलिए पॉइंट अगर रहता था x1 y1 और z1, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाता था, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। जैसे हमको पता चलता था कि एक पॉइंट से क्या कर रहा, प्लेन पास कर रहा था, हम लोग ये लिख लेते, बड़ा तेजी से लिख लेते थे। इसके बाद किसी न किसी कंडीशन के रूप में हमको ए बी सी निकालने के लिए दिया हुआ रहता था। तो आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले भी हैं, आज का जो अभी 3rd लेक्चर तक पढ़े हम लोग सब टाइप बाय टाइप पढ़े थे प्लेन का इक्वेशन की कैसे कैसे निकाला जाता। आज वही सबका बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि जेईई मेंस एडवांस में पूछा जाएगा वो सब क्वेश्चन जो आज करने वाले हैं, बट यही सीखने वाले हैं हम लोग कि इक्वेशन पास करा, प्लेन पास करा इस पॉइंट से, तो कोई ना कोई अलग अलग तरीका से कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल निकालें। समझ गए बात को, तो हम लोग ये सीख लिए। इसी से जब सीखे थे तो हम लोग ये आ गया था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये अपना मिल गया था कार्टेशियन फॉर्म, हाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया था कार्टेशियन के फॉर्म में। ये हो गया था 2 तरीका से ये हो जाता। हाँ, इसको तो जैसे ही एक पॉइंट मिले बड़ा तेजी से ये लिख डालो, बड़ा तेजी से, क्योंकि यहीं से तो ये आता है। आपको कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम लोग सीखे थे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या सीखे थे, x बाई ए वाई बाई बी और z बाई सी इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोला जाता है इंटरसेप्ट करना। तो जैसे ही इंटरसेप्ट का बात आता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर काम चला लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग सीखे थे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या सीखे थे, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। n क्या होता है, नॉर्मल वाला,
हाँ, इसको जब कार्टेशियन में चेंज करना था आर के स्थान पर एक्स वाई जेड और इसके स्थान पर ए बी सी और आई जे के दोनों के साथ लगाकर कर लेते थे। समझ गए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका नॉर्मल फॉर्म, क्या था, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, याद है। और एन कैप क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल है कैसा, यूनिट में है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल है। यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल है। ये यहां पर इन दोनों में अंतर ही क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है जबकि ये सिंपल कांस्टेंट है। ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, बट ये वेक्टर है, बट ये यूनिट वेक्टर है। बस यही चार फॉर्मेट तो पढ़े थे। इसी चारों पे आज हम लोग बस बोलेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सब क्वेश्चन में फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, और आपको एक पॉइंट दे देगा तो बड़ा तेजी से ये वाला लिख लीजिएगा, पॉइंट देते हैं, समझ गए। और कोई ना कोई कंडीशन, अलग अलग कंडीशन आपको क्या देगा कि जिससे डायरेक्शन रेशियो एबीसी निकाल ले, समझ गए। एक चीज और सीखे थे कि अगर दो प्लेन पैरेलल रहता है तो दोनों का नॉर्मल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा, हम लोग का सेम रहेगा। समझ गए, यहां तक ही पढ़े थे। तो चलिए इससे रिलेटेड अब जितना प्रॉब्लम है वो सब करें, इतना ही पढ़े हैं हम लोग, कुछ ज्यादा कुछ याद करने वाला ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग पढ़े हैं आज के दिन। समझ गए बात को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको जैसे देखिएगा कि प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, तो आपका दिमाग में बड़ा तेजी से काम करना चाहिए कि ये नॉर्मल फॉर्म वाला है, क्योंकि उसी में डिस्टेंस आता है और ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, फिर क्या हो जाएगा आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 5। समझ गए। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन बोल रहा, प्लेन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, प्लेन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो प्लेन इस पर परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मल यही है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो ये नॉर्मल है, बट आज के दिन अपने को क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। समझ गए। वही अगर वेक्टर फॉर्म में रहता तो डायरेक्ट इससे लिखते हैं, बट आज इसका क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ये काम करा, क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। परपेंडिकुलर, तो प्लेन जो परपेंडिकुलर होता है मात्र इकलौता है जिसपे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो है क्या आपका नॉर्मल, जिसपे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर डॉट और एन कैप के नाम पर देंगे क्या, 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या आ गया, आर डॉट इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब क्या आ गया, आर डॉट 2/7i 3/7j और 6/7k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 5 आ गया। समझ गया। अब r के स्थान पर क्या लिख लें, xi लिख सकते हैं ना, xi प्लस yj और प्लस क्या आ जाएगा zk डॉट विथ क्या आ जाएगा 2/7i माइनस 3/7j और क्या आ जाएगा 6/7k इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 5। अब डॉट करेंगे तो i का डॉट i से हो जाएगा, i डॉट i तो क्या बन जाएगा 2/7x प्लस यहाँ से क्या माइनस 3/7y और प्लस 6/7z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5। सही है ना, 2/7 माइनस 3/7 और ये अब क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेके इस तरफ भेज देते हैं तो क्या आ जाता है 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35। यही अपना क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अभी भी वही क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर है एक प्लेन वेक्टर पे जाकर, प्लेन है परपेंडिकुलर एक वेक्टर पे, तो क्या बोल रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। हाँ पर पॉइंट बोला, वेक्टर दिया है लेकिन पॉइंट बोला है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2 3 -1। तो क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू कितना आ जाएगा 2 3 और -1 आ जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस y और सॉरी प्लस b और y माइनस 3 प्लस c और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चाहेंगे तो डायरेक्ट यहीं पर से आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर 3 रख देते हैं, यहाँ 4 रख देते हैं और यहाँ पर 1 रख देते हैं, लेकिन तरीका से लिखते हैं
क्या कि ये जो प्लेन है, हाँ ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है इस पे, हाँ ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है इस पे, तो क्या लिखते हैं, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, क्या आ जाएगा 3i प्लस 4j और प्लस क्या आ जाएगा k, इस पे क्या है ये परपेंडिकुलर है, एंड वी नो दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, समझ गए। देयरफॉर क्या हो गया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज कितना आ गया आपका बेटा 3, 4 और 1, और 3, 4 वहां रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, तो 3, 4, 1 रखते हैं, क्या आ जाएगा देयरफॉर क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा 3x - 2 प्लस 4y - 3 प्लस 1 के नाम पर 1 दे देते हैं और z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो कितना बन गया 3x प्लस 4y और प्लस z, और कांस्टेंट कितना आ गया -6 और -12 -18 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा -17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन अगला कि डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन के मतलब कि आपको क्या बनाना होगा, इसका नॉर्मल फॉर्म बनाना होगा, और नॉर्मल फॉर्म में जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू क्या बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर भेजते हैं, समझ गए। तो अगेन चाहे कि सेकेंड पार्ट इसका बनाते हैं, इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं, सेकेंड पार्ट, तो इसको क्या करेंगे 3x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 17। अपने को माइंड मेकअप ये है कि डिस्टेंस पूछ रहा है तो नॉर्मल फॉर्म ही बनाना पड़ेगा, नहीं है माइंड मेकअप, अरे डिस्टेंस पूछ रहा है तो नॉर्मल फॉर्म बनाना पड़ेगा ना। अच्छा ये भी पता है कि अगर नॉर्मल फॉर्म बनाना है तो आपको यूनिट वेक्टर बनाना होगा। अच्छा यूनिट वेक्टर किसका बनता है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का बनता है। नॉर्मल ऑफ डायरेक्शन रेशियो कौन है, तो यही वाला तो है, तो इसी को क्या बनाना पड़ेगा बेटा अपने को यूनिट वेक्टर। तो क्या कर लेते हैं हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको कि इसको कैसे लिखें हम लोग, इसी से डिवाइड कर लेते हैं ना, बशर्ते क्या करते हैं इसी से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, लिखते हैं डिवाइड क्या कर लेंगे 9 प्लस 16 और प्लस 1 यानी कि रूट 26 हो गया, रूट 26 हो गया ना, हाँ रूट 26 ऑन बोथ साइड कर लें, बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपका इस तरफ से रूट 26 एक से लिख लें, प्लस क्या आ जाएगा 4y रूट 26 y कर लें प्लस 1y रूट 26 और z कर लें इज इक्वल टू 17y रूट 26, ये कर लें सही। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको नॉर्मल फॉर्म में क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में, हाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे r लगा ले अपना मन से, तो यहाँ पर r लगा लेते हैं और डॉट विथ क्या कर लेते हैं ये 3y रूट 26 i कर लेना, सही है ना, प्लस 4y रूट 26 j और क्या कर लेते हैं प्लस 1y रूट 26 k इज इक्वल टू कितना है 17y रूट 26। तो क्या आ गया देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 17y रूट, ये आंसर हो गया अपना। क्लियर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर भी लीजिएगा, समझ गए, इंपॉर्टेंट मार्क कर भी लीजिएगा। हम आपको आज के स्टार्टिंग में बोल चुके हैं कि हम लोग आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो क्या लिखेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, और 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपका दिया हुआ रहेगा, समझ गए। और आपको अलग अलग तरीका से आपको डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा। हाँ अलग अलग कंडीशन आपको करेगा, कभी दे देगा प्लेन परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, हाँ तो प्लेन परपेंडिकुलर आप तो जानते हैं नॉर्मल पे, तो डायरेक्शन रेशियो वही होगा। हाँ अलग अलग तरीका से आपको क्या करेगा, और तो इससे क्वेश्चन IIT नहीं बनाता है। क्वेश्चन जो IIT बनाता है, जब हम लोग पूरे तरह से प्लेन पढ़ लेंगे और स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाता है। बस अभी प्लेन सीख रहे हैं कि प्लेन आखिरकार होता क्या है, बस प्लेन सीख रहे हैं, क्वेश्चन इससे नहीं पूछता। इसमें ISC क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का, समझिए, कंपटीशन में नहीं पूछेगा। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो कोई एक पॉइंट पकड़ कर पहले पास करवा लेते हैं प्लेन को, यानी प्लेन पर ये दोनों पॉइंट है, पास करा तो प्लेन पर ही दोनों पॉइंट होगा, समझ गए। तो बना लेते हैं पहले प्लेन, हाँ ये प्लेन बन गया अपना। इस पे क्या है, दोनों पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट को P, एक पॉइंट को मान लेते हैं Q। आप P को मार्क कर लीजिएगा, P इसको मार्क कर लीजिएगा और Q इसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कोऑर्डिनेट को, समझ गए।
तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ देखिए, आपको जानते हैं, आपको बार बार फिल कीजिएगा इस चीज को कि अच्छा इसके पैरेलल गया, इसके परपेंडिकुलर गया, जो भी कंडीशन है आप बस फिल करना। आप कभी भी प्लेन आएगा तो आप अपने कॉपी को फिल कर लेना प्लेन को, जैसे जैसे बोला फिगर उस तरह बनाने की कोशिश कीजिएगा, या रूम में पढ़े रहेंगे तो अपने दीवार को क्या कर लीजिएगा, प्लेन मानकर फिल कीजिएगा। समझ गए बात को? तो क्या बोल रखा है, अलग अलग कंडीशन देगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्या आ जाएगा, पॉइंट P और 2 1 2 ले लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट से पास कराएंगे, समझ गए, कोई एक ही पॉइंट से पास करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पास करते हैं, a x-2 प्लस b y-1 प्लस c और z-2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया अपना, बन गया। अच्छा, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इसका बन गया। हाँ, अलग बात है कि डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, लेकिन इक्वेशन ऑफ प्लेन तो ऐसा ही दिखने वाला है। अच्छा, ये जो है ये क्या Q से भी पास करेगा? समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्या Q से पास करेगा? वो 2 पॉइंट बोल रखा है ना, तो Q से पास करेगा ही, पास करेगा। ऐसे नहीं भी करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कंडीशन कोई जरूरत नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। आप चाहेंगे तो Q को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, और कहाँ पर करवाएंगे, X के पर रखेंगे इसका वैल्यू को। समझ गए? अच्छा, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, चाहे ये प्लेन है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस का। ये पैरेलल किसका है? एक्स एक्सिस का। ये क्या है? पैरेलल है। बस यही क्वेश्चन है, ये जो प्लेन है वो क्या है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है। तो हम लोग बना लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं ये प्लेन है अपना, समझ गए, ये अपना क्या है, प्लेन, और ये एक्स एक्सिस हम बना लेते हैं। समझ गए, ये क्या बना लिए अपना, एक्स एक्सिस बना लिए, समझ गए। और इस पे क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। मान के चलिए ये प्लेन है, मान के चलिए ये प्लेन है, तो इस पर परपेंडिकुलर होने वाला लाइन क्या बेटा, आ जाओ, और आ जाओ बेटा, अरे गिर गया, आ जाओ, पेंट भी नहीं पाना है, छोड़ दो, थोड़ा पॉज कर दो, लंगटा तो है। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ क्या बोल रखे थे कि जैसे मान के चलिए ये अपना प्लेन है, तो इस प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस बोल रहे थे, एक्स एक्सिस यूं रहेगा कुछ। हाँ देखिए, ये प्लेन हो गया, तो अपना एक्स एक्सिस कैसे रहेगा, ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये प्लेन नहीं है। अब ये क्या बना हुआ है, ये लाइन बना हुआ है, समझ गया बात को, ये क्या बन रखा है, लाइन। तो अगर इसका जो नॉर्मल आएगा, दिख रहा है, ये क्या है अपना एक्स एक्सिस, ये क्या है प्लेन, तो इस प्लेन पर से एक नॉर्मल आएगा जो इस पर तो परपेंडिकुलर होगा, तो इस एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस ऐसे है, इस पे क्या होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये सपोज तो आप ये बात अभी तक फील कर लें कि ये प्लेन होगा तो एक्सिस पर भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहां समझ लो, हाँ ये क्या हो गया अपना एक्स एक्सिस, तो इसका जो नॉर्मल होगा, समझ रहे हैं इस बात को, इसका जो नॉर्मल होगा ये क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। इसका जो नॉर्मल होगा इस पर क्या होगा, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तो लिख लेते हैं सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then normal of plane is perpendicular to x axis। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस। अच्छा, इस x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो अपने को पता रहता है, क्योंकि y 0 होगा और z तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या होगा, अरे रिश्ता ले लिया, अरे करा इधर ताड़ी ले लिया, सब कुछ गिरा दिया। अरे बंद करो थोड़ा इसको। तो अपने को पता है क्या क्या कि अगर ये एक्स एक्सिस है अपना, समझ गए, तो इसका डायरेक्शन रेशियो अपने को पता रहता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का कभी भी अगर वेक्टर लिखना चाहेंगे एक्स एक्सिस का, तो क्या लिखाएगा, समथिंग वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस है, 0j और 0k, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो समथिंग a हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। आप एक स्थान पर अगर कोई कांस्टेंट भी मानेंगे ना, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही जो रिजल्ट आने वाला रहेगा वही आएगा। समझ रहे बात को? तो क्या हो गया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस ये हो गया अपना, तो वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस ये हो गया अपना। तो अब कंडीशन जो बच गया बेटा, हाँ देखो कितना आसान है, कितना सब कुछ आसान है। बार बार बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखने वाले हैं, अब कुछ ना कंडीशन आपको देगा। ये क्या गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला गया, सॉरी
प्लेन के पैरेलल चला गया एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल 100% है क्या, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब अपने को क्या पता है, अपने को नॉर्मल भी पता है एबीसी का फॉर्मेट में, अपने को नॉर्मल पता है ना एबीसीडी के फॉर्मेट में। तो मान लेते हैं लेट ये अपना नॉर्मल हो गया, ये अपना क्या हो गया नॉर्मल, जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या मान लग चलते हैं, एबीसी मान चलते हैं ना एबीसी। तो क्या आ जाएगा कि लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज क्या आ गया, एबीसी। तो वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या बन जाएगा अपना, वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या बन जाएगा, ए आई प्लस बी जे और प्लस क्या बन जाएगा सी के, और कंडीशन क्या लगा लेंगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसके मतलब क्या हो गया, नॉर्मल परपेंडिकुलर एक्सिस कि नॉर्मल डॉट विथ हाँ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना, 0 बन जाएगा। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी जे और प्लस क्या बन जाएगा सी के, डॉट विथ क्या बन जाएगा, ए आई प्लस बी जे और प्लस क्या बन जाएगा सी के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 0। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर, और ये 0 और ये भी 0, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया ना, एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 जे और 0 के, तो ये अपना ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 0। हम आपको बोले थे क्या कि अगर एक्स एक्सिस ए के नाम पर अगर कोई कांस्टेंट मानते 2 3 4 5 तब पर भी वही आता, मान चलिए 2 मान रखे रहते हैं तो क्या आता 2 इंटू ए, तो 2 तो इधर ही जाता ना उड़ के, तब पर भी ए का वैल्यू क्या आता 0 ही आने वाला था। समझ गए इस बात को, क्या आने वाला था 0 ही आने वाला था। अच्छा एक चीज़ देखिए क्या सीखे हम लोग, गलती क्या कर ली है कि इसका अभी तक कोई यूज नहीं किया है, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट क्यों माने हैं हम लोग, इसका कोई यूज नहीं किए हैं। यहाँ तक कोई क्लियर है कि एक्स एक्सिस समझने वाली बात क्या था कि प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए इक्वल टू अपना कंडीशन क्या निकल गया 0, ए का वैल्यू क्या आ गया अपना 0। अच्छा अगर ए का वैल्यू 0 आ गया, अच्छा ये जो प्लेन है इक्वेशन प्लेन, ये जो मान लेते हैं इसको फर्स्ट, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये तो क्यू से भी पास कर रहा है, क्यू से भी पास कर रहा, लिखते हैं इसको पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन क्या कोई दिक्कत नहीं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पासिंग थ्रू क्यू, पासिंग थ्रू क्यू हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू क्यू। तो इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू क्यू का मतलब क्या हो गया 1 3 - 2, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ देखना मेरे साथ बोलना, ए एक्स के नाम पर 1 ले लें तो 1 - 2 आ जाएगा, प्लस बी और क्या आ जाएगा 3 - 1, सही है ना, 3 - 1 प्लस सी, और जेड के नाम पर क्या ले लें -2 ही ना, तो -2 और -2 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो यहाँ से कितना बन गया -a, यहाँ से कितना बन गया बेटा 2b, 3 में से 1 चला गया ना, इस तरफ से -4c इज इक्वल टू 0। और अपना a का वैल्यू 0 आ चुका है, a का वैल्यू अपना 0 आ गया है, तो हम लोग क्या हो जाएगा कि a के स्थान पर क्या कर देते हैं 0, तो प्लस 2b - 4c इज इक्वल टू क्या बन गया 0। देयरफॉर क्या बन गया 4b इज इक्वल टू क्या आ गया 4c, तो ये 2 मरते में कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 2c। समझ रहे, तो अपने को a का वैल्यू आ चुका है, यहाँ देखना a का वैल्यू आ गया है, b का वैल्यू आ गया है, और c को c ही मान लेंगे, और सबको एक फॉर्मेट में क्या करें, तो अपना जो आंसर हो जाएगा, अपना जो क्या हो जाएगा आंसर होगा वो क्या होगा देखिएगा, ना भीग रहा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आएगा आंसर, हाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हम लोग का क्या आएगा आंसर बनकर आएगा, इसके स्थान पर 0 रख लें, 0x - 2, और b के नाम पर क्या रख लें जल्दी बोलो, b के नाम पर क्या रख लें 2c और क्या आ जाएगा y - 1, और c के नाम पर c रहने देते हैं क्योंकि c के टर्म में सब आ गया है, समझ गए। तो c के नाम पर क्या आ जाएगा z - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इस तरफ मिटा दें ये सब, समझ गए, ये अपना हो गया। तो अपना जो फाइनल आंसर है, अपना जो फाइनल आंसर है वो है, इस तरफ से पूरे 0 हो गया, ये क्या बच गया, यहाँ से c कॉमन ले लें, c कॉमन ले लें, और c कॉमन आते ही बचेगा क्या, इस तरफ c कॉमन आते ही बच गया 2y - 2, और यहाँ से c क्या बच गया z - 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जो c है अपना क्या था बेटा, डायरेक्शन रेशियो मानकर चले थे, डायरेक्शन रेशियो होने का मतलब क्या है कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को डिवाइड कर लें, कांस्टेंट को डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा वो डिवाइड हो गया,
समझ गए। तो इस तरफ ये क्या बच गया 2y प्लस जेड और -4 इक्वल टू क्या बच गया 0। समझ गए, -4 इक्वल टू 0, यही अपना क्या आ गया आंसर आ गया। समझ गए। यहाँ पर समझ रहे हैं एक्स एक्सिस नहीं आया क्योंकि इसी के पैरेलल था, तो वो अपना ए का वैल्यू 0 आ गया था, इसलिए वाई और जेड में आंसर। क्लियर है कि एक्स एक्सिस पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ था बेटा हम लोग का कि उसके पैरेलल होने का मतलब उसका नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर हो गया था। कल के दिन आपको जेड एक्सिस दे सकता है और वाई एक्सिस दे सकता है, तो उसके अनुसार कोऑर्डिनेट मान लेंगे। अगर वाई कोऑर्डिनेट रहेगा तो 0 भी ये कर लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, समझ गए। तो बड़ा तेजी से आप क्या लिखिएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ आप लोग बार बार लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। हाँ उसके बाद लिखिएगा ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा बी वाई प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा सी और क्या आ जाएगा जेड -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसका कंडीशन क्या दे रखा है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कि देखिएगा इफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ये हो गया ये प्लेन, और ये जो प्लेन है एंड इज नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इसका जो नॉर्मल है इससे बना हुआ है, तो इसका दिस माइनस दिस करेंगे डायरेक्शन रेशियो आएगा और यहाँ पर ये पुट कर लेंगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए। आप लोग लिख लीजिएगा कि ये कि क्या लिख लीजिएगा कि नॉर्मल ऑफ प्लेन इज ज्वाइनिंग हाँ दिस एंड दिस पॉइंट। समझ गए। तो एक लाइन बना लीजिएगा, समझ गए, और डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा ना। तो बोल रखा है नॉर्मल जो इन दोनों लाइन से बना हुआ है 2 पॉइंट से, बात समझ रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अच्छा इसको देखिए और उसके यहाँ पर ABC पे क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, वो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट ये विच इज पैरेलल टू द प्लेन दिस, इस पॉइंट से तो पास कर ही रहा है और इसके चलकर क्या है पैरेलल है। समझ गए। तो पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल बड़ा तेजी से लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर पॉइंट वाला प्लेन नहीं लिखेंगे a x - 3 वो वाला नहीं लिखेंगे, इसको कार्टेशियन में चेंज करके, इसको कार्टेशियन में चेंज करके वो वाला लिख लेंगे। समझ गए। तो इसको अगर कार्टेशियन में नहीं भी चेंज करेंगे फिर भी लिख लेंगे। पूछो कैसे कैसे, क्योंकि ये पता है कि यही डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है तो ये अपना क्या है डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन हम लोग कार्टेशियन से जानते हैं इसलिए कार्टेशियन लिख कर दिखाएंगे। ऐसे आप बड़ा मान चलिए कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में रहिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो क्या डायरेक्शन रेशियो पता है ना कि यही होगा। तो क्या करते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन में, और उसके पैरेलल प्लेन लिखेंगे के लगाकर, और फिर उसको क्या कर लेंगे सेटिस्फाई करवा लेंगे, तो वो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको सबसे पहले क्या करेंगे कार्टेशियन में बदलेंगे। तो कार्टेशियन में आप लोग बदल लेंगे ना, इसके स्थान पर xi प्लस yj प्लस जेड के, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा 2x - 3y प्लस 5z और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके प्लेन, इसके पैरेलल एक प्लेन लिखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको यहाँ से पास करवा देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, और फिर k यहीं पर रख देगा तो आंसर आ जाएगा अपना। बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिएगा, हाँ आप क्या पहले ये हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ तुम लोग लिख लिया कोई दिक्कत का बात नहीं है। पहले ये हेडिंग डाल लीजिए 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स। समझ गए कि अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है। तो आपको यहाँ कोशिश की है दिखाने का कि 2 है और दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो 2 प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि नाम तो जानेंगे सिर्फ प्लेन परपेंडिकुलर है। समझ गया। हम लोग क्या जानेंगे कि प्लेन परपेंडिकुलर है, बशर्ते उन दोनों का नॉर्मल बीच में 90 डिग्री बनता है। 2 प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि उसके नॉर्मल में दोनों का नॉर्मल होगा कुछ ना कुछ, उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। तो मान के चलिए इसका नॉर्मल का बात करते हैं और इसका नॉर्मल का बात करते हैं। समझ गए। इसका नॉर्मल का बात करते हैं, दोनों यहाँ पे आकर मिल गया। हाँ ये अपना क्या बन गया 90 डिग्री। ये नॉर्मल ऑफ प्लेन P1 है, ये नॉर्मल ऑफ P1 है, और ये क्या है आपका नॉर्मल ऑफ क्या है P2 है। समझ गए बात को। P1 P2 क्या अपना प्लेन है। तो याद कुछ भी याद नहीं रखना, याद सिर्फ कितना रखना है कि 2 प्लेन परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ 2 प्लेन्स आर पैरेलल के मतलब कि दोनों लाइन के बीच जो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल वो दोनों क्या है परपेंडिकुलर होगा।
समझ के बात को। तो आपको अगर हिंदी में भी कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, हाँ, कि दो प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि दोनों का नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाना। समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है वो उसको सॉल्व करते हैं। समझ गए, लिख लिए तुम लोग? हाँ, ये जो लिख रहे थे ना A1 A2 B1 B2, हाँ पता है कि 90 डिग्री बन जाता है दो एंगल के बीच में, तो A1 B1 B2 C1 C2 0 बराबर होता है, वही लिख रखे थे। समझ गए। अब देखो क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। बड़ा तेजी से क्या लिख लेंगे पता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो बड़ा तेजी से क्या लिख लेंगे वो भी पता है अपने को। तो क्या लिख जाएगा कि अपना जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a x प्लस 1 ना प्लस b y प्लस 1 प्लस c z माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसका कंडीशन क्या दे रखा है, ये जो प्लेन है, समझना क्या बोला, कंडीशन समझना। ये प्लेन आपको तभी फील होगा कि इसका कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पर और इस पर। इसके मतलब समझना कि ये प्लेन, फिर से बोल रहे हैं, ये प्लेन इस पर परपेंडिकुलर है। इसके मतलब क्या हुआ कि इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है, और इसी का नॉर्मल इसके पर भी नॉर्मल है। इसके मतलब कि ये जो इसका जो नॉर्मल है इन दोनों का क्रॉस होगा। समझ रहे? फिर क्या बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन है जो पास किया दिस पॉइंट से, ये क्या है, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल में 90 डिग्री बन रहा है, और यही प्लेन इस पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी क्या बन रहा, परपेंडिकुलर, यानी कि इसका जो नॉर्मल है दोनों पर बना रहा परपेंडिकुलर। तो हम बताए थे कि एक ऐसा लाइन जो दोनों पर क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, तब क्या होता है, दोनों क्रॉस करके निकालते हैं, उसका वो क्या बताता है, डायरेक्शन रेशियो बता देगा। समझ गए बात को। तो लिख लेते हैं कि लेट P1 मान लेते हैं इसको, समझ गया, P1 मान लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। और मान लेते हैं P2, तो इसके वेक्टर एलोंग क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर क्या है, वेक्टर एलोंग नॉर्मल, हाँ, कि वेक्टर एलोंग नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल के चाहिए ना, हम लोग नॉर्मल समझ, तो वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका 3i प्लस 2j और प्लस माइनस 3 के ना। अरे तुम चाहते डायरेक्शन रेशियो भी लिखकर काम चला लेना, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या मानते हैं, लेट P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी, 5i माइनस 4j और माइनस k, ये आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि इसका जो नॉर्मल है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इसको P मान लेते हैं क्या, कि चाहे रहने दो, हाँ, इसको आपकी लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चाहे इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, इसका नॉर्मल को बोल लेते हैं कि नाउ, हाँ, वेक्टर, चाहे कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा, हाँ, कि n मान लेते हैं इसका नॉर्मल को, हाँ, लेट n इज द नॉर्मल ऑफ प्लेन P। समझ गया, इस प्लेन का P माने हैं, उसका नॉर्मल को क्या मान लिए n। तो इसके मतलब ये n नॉर्मल माने हैं, तो इसके मतलब ये जो है ये क्या है I J और K, क्योंकि ये जो नॉर्मल है इसका नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इस पर परपेंडिकुलर है, और ये नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका क्या डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे 3 2 माइनस 3 और क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 और माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस लगा लेंगे, तो आपका आ जाएगा माइनस 49 माइनस 12j और क्या आ जाएगा माइनस 22k। समझ गए। तो इससे कॉमन क्या ले लें, -2 कॉमन ले लेते हैं। समझ गया, तो क्या आ जाएगा आपका 7i और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 6j और प्लस 11k। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ P, समझ गया, प्लेन P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7 6 और
11, तो मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया, 7 6 11 यहां रख देंगे, 7 6 11, इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका कंसेप्ट क्लियर है कि एक प्लेन अगर दो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है, पूरी तरह से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको सोचना, हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। इसमें कोई नहीं है कि आपको एक फार्मूला रटा रटा हुआ है कि आप करते चले जाइएगा, एक स्टेप पे चलता चलेगा। इसमें आपको हर एक चीज़ फील करना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, समझ गए। आप वेक्टर पढ़ रहे होंगे तो कुछ ज़्यादा फील करने वाला चीज़ नहीं था, पता था कि इसको ऐसे रहेगा तो ऐसे करेंगे। इसमें क्या है कि हर एक चीज़ को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा खुद से इमेजिन कीजिए, आपको बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी अगर बोल रहा आप गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, इससे को हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाएं। आप बस फील करना कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल रखा है, उसको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप खुद अपना कॉपी को घुमाओ, अपना दीवार को घुमाओ, उसके साथ में कुछ बातें कर लो, हाँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, समझ रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है 2 पॉइंट से वो पास कर रहा, यानी कि वो दोनों पॉइंट जो है प्लेन के अंदर ही है, प्लेन के अंदर ही है, यानी कि 2 पॉइंट से एक लाइन बन रहा होगा। चलो खैर वो तो लाइन बन रहा है, वो भाड़ में गया, पहले प्लेन तो 2 पॉइंट से पास करा, वो उसके अंदर ही होगा। उसके बाद क्या करा कि वो जो प्लेन है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि यहां तक प्लेन बन चुका है। अब वो जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के वो क्या है पैरेलल, जैसे एक्स एक्सिस के जो पैरेलल आ गया था। अच्छा यानी कि एक प्लेन है, समझ रहे बात को, एक प्लेन है, उसके अंदर 2 पॉइंट है, उसका नाम दे देते हैं पी क्यू, चाहे ए बी नाम ले लेते हैं, आप प्लेन चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, अरे कैसे भी, जैसे आपका मन ऐसे ऐसे जैसे बन जाए आपका हाथ, समझ गया, आपका हाथ जैसे घूम जाए वही इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, समझ गए ना। तो मान चलिए ये हो गया, समझ गए बात को। इस पे 2 पॉइंट है ए बी, आप मार्क कर लीजिएगा ए के नाम पर और बी के नाम पर, समझ गए। अच्छा ये जो प्लेन है आपको एक्स एक्सिस पे फिल कराए थे, ये इसके पैरेलल है, ये जो है सी है, इसका नामांकन है 1 0 3 और इसका नामांकन है बी -1 2 4, समझ गए बात को। अच्छा चलिए सही है। अब क्या करते हैं इसमें कि इसका कुछ प्लेन का कुछ नॉर्मल होगा। अच्छा नॉर्मल मान के चलिए आएगा, तो अगर प्लेन पर नॉर्मल डालते हैं, प्लेन पर क्या करते हैं नॉर्मल डालते हैं, तो क्या इस पे परपेंडिकुलर होगा वो। तो पहले सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं, जो अपना तोता की तरह याद है, समझ गए क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ आप लिख लेना विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, पहले एक ही पॉइंट से, तो क्या आ जाएगा a x - 6 प्लस b y - 2 प्लस c z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये जो प्लेन है इसके क्या है पैरेलल है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या है 1 0 3 एंड -1 2 4, समझ गए। तो अच्छा अब अपने किसके लिए फाइट करेगा तुम फाइट किसके लिए करेगा, डायरेक्शन रेशियो के लिए। अच्छा डायरेक्शन रेशियो यानी कि नॉर्मल का, डायरेक्शन रेशियो भी नॉर्मल का। अब सोचो अगर प्लेन पे नॉर्मल डालेंगे तो इस पे क्या परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, जल्दी बोलो। जो नॉर्मल हम खींचेंगे प्लेन पर वो ए बी पर क्या होगा, और इस एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सॉरी ये जो लाइन बना हुआ इस पे क्या होगा, दोनों पे ऐसे भी बताए थे कि अगर 2 प्लेन पैरेलल हो जाए तो नॉर्मल दोनों का परपेंडिकुलर दोनों पे रहेगा, समझ गए। तो लाइन है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ गए बात को। तो क्या करेंगे ये जो नॉर्मल बनाएंगे इसके मतलब ये भी हो गया, ये भी, और यही है क्या नॉर्मल ऑफ प्लेन, जिसका अपने को निकालना है, समझ गए। इसी को अपने क्या करना है निकालना है। चलिए सही है, यानी कि ये जो नॉर्मल है नाउ, ये नॉर्मल का कहानी सुनना, ये जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ए बी मतलब आप ए बी वेक्टर सोच लो या डायरेक्शन रेशियो सोच लो। अब वो तुम समझना तुम क्या सोचेगा, वेक्टर बनाना चाहता है डायरेक्शन रेशियो बनाना चाहता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकाल देगा तब पर भी बोलेंगे साला तो वेक्टर ही है। हाँ अगर वेक्टर भी लिखता है तो कहेंगे तुम डायरेक्शन रेशियो है। अब तू समझते रहना
कि डायरेक्शन रेशियो निकालेगा कि वेक्टर निकालेगा, फिर दोनों सेम चीज़ है। तो ये जो नॉर्मल है इस पर भी परपेंडिकुलर और यही नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर, यानी कि आई जे के इसका डायरेक्शन रेशियो को जो सॉल्व करेंगे वही आई जे के का क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब वो यहाँ पुट कर देंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं पहले। हाँ, हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लिख लेते हैं, क्या ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए कर लेते हैं, बी माइनस ए यानी कि 3 माइनस 6 यानी क्या आ जाएगा -3, -4 -2 यानी क्या आ जाएगा -6, और क्या आ जाएगा 1 -4 यानी क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, ये क्या बन जाएगा d माइनस दिस, तो -1 -2 सही है, -2 और -0 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। अब लिखते हैं कि जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे है, एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर भी क्या है पे, सी डी पे। इसके मतलब जो नॉर्मल हो गया, अच्छा भैया, हाँ, तो अब नॉर्मल इक्वल टू क्या बन गया, आई जे और के, इसका डायरेक्शन रेशियो -6 और 5, और इसका क्या हो जाएगा -2 2 और 1। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, अरे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, कर लेगा ना। तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, हाँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल जो आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा आपका, वो बनकर आ जाएगा -16i, समझ गया, -16i -7j और क्या आ जाएगा -18k, समझ गए बात को। तो अपना जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, अच्छा ये तो बनकर आ गया ना, ये तो बनकर आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या, ये तो आईजे के एक साथ बनकर आ गया ना। तो डायरेक्शन रेशियो तो पता है, उसका कोफिशिएंट को बोलते हैं, क्या आ जाएगा -16 -7 और -18। तो तुम कहेगा हमको ना ये लिखने का मन नहीं कर रहा, हमको लिखने का मन कर रहा 16 7 और 18, तेरा भर्जी भैया तुम लिख लो, इसको लिखो चाहे उसको लिखो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पुट कर देंगे, वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना तो बड़ा तेजी से पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेंगे, ये तो तेजी से कर सकते हैं ना। हाँ, एंड परपेंडिकुलर टू द, समझते जाइएगा, इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर बन जाएगा क्वेश्चन, बोलो हाँ, समझ गया क्या बोला, इसे पास कर रहा और इस पर परपेंडिकुलर है, समझ गया, और इस पर भी परपेंडिकुलर है। इसके मतलब ये प्लेन का नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है, इसका इस पर, तो इसको पहले कार्टेशियन में दोनों को लिख लीजिएगा। हाँ, इसको P1 के नाम पर ये दे दीजिएगा, P2 के नाम पर ये दे दीजिएगा, फिर इसका, हाँ, इसका नॉर्मल कहाँ क्रॉस करवा दीजिएगा। तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा आपका, हाँ, वो आपका आ जाएगा इस तरह करके, हाँ, 4x -y -3z, हाँ, और कुछ हम भी सॉल्व नहीं किया, = 0, हाँ, कुछ कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, समझ रहे बात को। यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो फाइनल बन करेगा वो कितना है, 4 -1 और -3 बन जाएगा ना, कि इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर। तो अच्छा तरीका समझाया कि इसका नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर, क्लियर है ना कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच बोथ द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और P1 P2 दे रखा है, समझ गया, और लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। अब बोल रहा है कि दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होना। प्लेन परपेंडिकुलर है नाम का, परपेंडिकुलर कौन है, नॉर्मल, समझ गया। तो क्या लिखते हैं कि P1 परपेंडिकुलर टू क्या आ गया, P2, दैट मीन्स नॉर्मल 1, समझ रहा, नॉर्मल 1 का मतलब परपेंडिकुलर टू नॉर्मल 2, दैट मीन्स नॉर्मल 1 डॉट विथ नॉर्मल 2 = 0, हाँ, परपेंडिकुलर। तो इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 -12 और क्या आ जाएगा +4 लेमडा। हम थोड़ा शॉर्टकट में उड़ा देंगे, आप चाहते तो ऐसे लिखते हैं, कैसे, आप P1 पर, हाँ, कि वेक्टर एलोंग नॉर्मल क्या आ जाता, 2i + 3j + लेमडा के नॉर्मल एलोंग वेक्टर P2 3i - 4j + 4k
आ जाता ये। फिर लिखते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू, फिर दोनों का डॉट जीरो करवाते तब ज़्यादा समझ में आता। तो अपने को पता नहीं कि इसमें आई जे के लगा लिए, अपने मन से आई जे के लगा लिए। हाँ, अगर ज़्यादा डिटेल आपको लिखना है तो जैसे बोले हैं वैसे लिख लीजिएगा। ये भी समझ में आ गया ना कि क्यों दोनों डॉट इसका, इसको समझो नहीं कि इतना दूर आई जे के है और इतना दूर क्या आई जे के है, और दोनों में डॉट करवा दिए हैं। 4 लैम्डा प्लस 2 यहाँ हुआ ना, 2 को इससे किए 6 हुआ, इसका इससे किए -12 हुआ, और इसका 4 लैम्डा, सही तो है। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 लैम्डा इज इक्वल टू क्या, इस तरफ चला गया -6, सॉरी +6 ना, सिर्फ माइनस, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 6/4 यानी 3/2। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है ये। हाँ, ज़्यादा डिटेल बोले तो और डिटेल बना लीजिएगा। देखिए अब क्या है कि दी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी आर दिस एंड दिस। दी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स यानी 2 पॉइंट दे रखा है, ये और ये। अब बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। अब समझना कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमको लग रहा हो कैसे कैसे फिगर बनेगा, तुम सोचना आराम से बैठ के। समझ गया क्या बोल रखा है कि 2 पॉइंट है, समझ गया। अब बोल रखा है ए और बी 2 पॉइंट है, बी से पास कर रहा और ए बी पे परपेंडिकुलर है, यानी सोचना ये प्लेन बी से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा, और परपेंडिकुलर किस पे है, प्लेन किस पे परपेंडिकुलर होता है, अरे नॉर्मल पे। तो नॉर्मल कौन बन गया, ए बी। अरे बोल रहा है क्या कि बी से तो पास किया, अब परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे, तो प्लेन परपेंडिकुलर हो गया ए बी के मतलब क्या हुआ कि प्लेन का नॉर्मल ही बन गया ए बी। तो बी तो यहाँ है तो ए कहाँ होगा, ऑब्वियस है कि नीचे होगा। तो ये अपना क्या बन गया नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा, सबसे पहले बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, हाँ पासिंग थ्रू बी। अब बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का है I1 1 -2 -4, 1 -2 और -4, तो क्या आ जाएगा a x -1 प्लस b y +2, समझ रहे ना, +2 प्लस c z +4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और ये अपना क्या हो गया ए बी अपना क्या हो गया, लिख लेते हैं ए बी इज द नॉर्मल ऑफ प्लेन। हाँ, तो ए बी इज द, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, समझ रहा ना, बी से पास कर रहा और ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ए बी पे ए बी ही नॉर्मल होगा, समझ गया। तो बी जब प्लेन पे है तो ए 100% है, इस तरफ होगा, और ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 1 2, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -2 और -4, तो दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस 2 और दिस माइनस दिस, तो 3 आ जाएगा, दिस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दिस माइनस दिस तो 6 हो जाएगा, और 2 3 6 2 3 6 यहाँ रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, वो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, ये जो आपका अब जो टॉपिक का स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ गए बात को। इससे आगे जितना भी आने वाला टॉपिक है बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोग सीखे बस वही 4 चीज़ सीखे हैं, क्या, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। उसी पर अलग अलग कंडीशन के तहत हम लोग क्या किए, क्वेश्चन किए, उसको फिल किए, उसको क्या करना है, फिल करना है। अब देखो प्लेन का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन क्या क्या होता है। तो अब क्या है कि मान चलिए आपको एक दीवार दिख रहा, ये दीवार आपको दिखाई दे रहा और ये दीवार आपको दिखाई दे रहा, ये दोनों क्या इस बात को मानते हैं कि ये तो प्लेन है, तो इसके बीच का दूरी तुम निकाल सकता है क्या, निकाल सकते हैं। अगर ये इक्वेशन का प्लेन पता रहे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ रहे, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, समझ गए। तो वही क्या बना है, P1 = 0 और P2 = 0, दो पैरेलल प्लेन है, दो पैरेलल प्लेन है, समझ गए। और ये इसके बीच का डिस्टेंस है, मान लेंगे ये इसके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को बोले छोटू डी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। अच्छा, P1 का लेनी है ax + by + cz + d1 = 0, तो P2 का क्या होगा, पैरेलल है तो वही डायरेक्शन रेशियो होगा,
तो सिर्फ अंतर क्या हो गया, कांस्टेंट में। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी का फॉर्मूला होगा, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस याद किए होंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसका भी फॉर्मूला इसी से बनता है, सेम टू सेम फॉर्मूला वगैरह सब बनता है, समझ गए। तो क्या करेंगे, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो क्या करेंगे, मॉड लगाकर d1 माइनस d2, समझ गए। ये कांस्टेंट का दूरी है, ये कांस्टेंट का, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको याद रखे रहिएगा, समझ गए बात को, इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इस पे देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज, और ऑप्शन में आपका दे रखा है 3/2, बी में आपका ऑप्शन है 5/2, सी में ऑप्शन है आपका 7/2 और डी में आपका ऑप्शन है 9/2। ये आपका जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, समझ गए। तो इसको बेटा आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन को लिखकर जरूर से जरूर बनाइएगा, समझ गए, जरूर से जरूर बनाना इस क्वेश्चन को, समझ गए। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या आप समझ गए कि हम लोग का डिस्टेंस क्या आएगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट और अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, समझ गए बात को। अच्छा, तो अगर कभी कभी हो सकेगा कि आपको बुड़बक भी बना देगा कि दो प्लेन तो पैरेलल देगा ही नहीं, बोलेगा डिस्टेंस निकाल के दिखा दो, तो तुम तो फंस गया, नहीं समझा हमारा बात को। हम क्या बोले कि पैरेलल प्लेन दिया ही नहीं है, प्लेन ही पैरेलल नहीं, अब बोलेगा कि डिस्टेंस निकाल दो, तो क्वेश्चन पूछने वाला गलत है ना, और तुम बनाने वाला भी बुड़बक है। हाँ देखो, प्लेन पैरेलल पहले पहचानना भी आना चाहिए। प्लेन पैरेलल पहचानने का मतलब क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो अपना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या बताओ कि ये प्लेन और ये प्लेन क्या पैरेलल है, पहले इस बात को बता दो, कैसे पैरेलल है, मन की आंखों से देखो पैरेलल है या नहीं है, कैसे पैरेलल है, 2 टाइम्स है ना, तो 2 को तो कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या ले लेंगे, अरे डायरेक्शन रेशियो बेटा, उसको टाइम्स मल्टीप्लाई है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका छोटा यूनिट देखो ना। तो पहले इस बात को जानकारी होना चाहिए कि दोनों पैरेलल है पैरेलल। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, बस चुटकी में 10 सेकंड का क्वेश्चन है, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम जो लग जाए, बट 10 मिनट का क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं क्या कि P1 के नाम पर ये ले लेते हैं अपना क्या, 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ले लिए। अब P2 के नाम पर क्या ले लेते हैं, मन की आंखों से देखिएगा तो ये पहले ही 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि डायरेक्शन रेशियो सेम बन जाए, समझ गए, कॉमन लेकर डायरेक्शन रेशियो सेम। अगर डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है तो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, अगर डिस्टेंस पूछ दिया पैरेलल प्लेन्स का और डायरेक्शन रेशियो सेम है ही नहीं प्लेन का, तो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, समझ गए। यहाँ पर तो कॉमन नहीं ना आ सकता, तो 5/2 तो कांस्टेंट तो अंतर रहेगा ही रहेगा, इसमें कौन बड़ी बात है, डायरेक्शन रेशियो सेम तो है। तो क्या आ गया, P2 का जो इक्वेशन हो गया वो क्या बन गया, 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, 2 इस तरफ आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिए, d, तो क्या आ गया d1 माइनस d2, यानी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो ये माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 8 माइनस ने, अगर चाहते हैं तो इस तरफ लेकर भी बना सकते थे कांस्टेंट को, इस तरफ 8 ले लेते हैं, इस तरफ माइनस 5/2 ले लेते हैं, तब पर भी वही आता। क्या हो गया, 5/2 डिवाइडेड प्लस 8 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो तो दोनों का सेम है। तो अब ऊपर से क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम ले लिए, 2 एलसीएम ले लिए तो क्या बन गया यहाँ पे 5 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 21/2 इंटू 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, तो क्या आ गया 7/2 आ गया। 3 दिनों के बीच दूरी क्या हो गया 7/2। अगर इसके अंदर निगेटिव आ जाता तब पर भी बाहर पॉजिटिव निकाल कर लिखते हैं, क्योंकि मॉड लगा रखे हैं
तो आंसर अपना कितना हो गया 7/2। समझ रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आपका जेईई मेंस पूछ रखा था। अब अगर एक क्वेश्चन 2019 में पूछ रखा है वो भी करवा लेते हैं, बना लीजिए इसको पहले। हाँ इसको भी आप लोग एक बार जरूर से जरूर क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा। समझ गए, क्वेश्चन 2019 का जेईई मेंस का ही है। समझ गए। अब देखिए अब क्वेश्चन आते रहेगा जेईई मेंस एडवांस वगैरह, एडवांस तो अभी भी नहीं आएगा, जेईई मेंस आते जाते रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ द प्लेन, अच्छा से पढ़िएगा, ईमानदारी से बन ही जाएगा। समझ गए क्या रखा है, इफ द प्लेन्स, हाँ अगर प्लेन ना भी लिखे तब पर भी एक्स बाई जेड में प्लेन पहचान जाएंगे। समझ गया। इफ द प्लेन हैज डिस्टेंस 1/3 and 2/3 units from the plane this and this respectively, then maximum value of lambda plus mu। यानी क्या बोल रहा है कि ये प्लेन और ये प्लेन का दूरी 1/3 है, और क्या फिर क्या बोल रहा है, ये प्लेन और ये प्लेन का बीच का दूरी कितना है 2/3 है। यानी कि अब डिस्टेंस दे रखा है तो कांस्टेंट अबर नहीं दिया हुआ है, तो वही कांस्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। समझ गए कि ये प्लेन और ये प्लेन का दूरी कितना है 1/3, ये प्लेन और ये प्लेन का दूरी कितना है 2/3। तो हम लोग लिखते हैं, इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2, इसको मान लेते हैं P3। ये मान के चलेगा, इसको मान लें P1, इसको P2, इसको P3। तो लिखते हैं नाउ, लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लेन P1। हाँ इतना एग्जाम में बनाने के लिए नहीं लिखते हैं, एग्जाम में तो बस कड़क बना लेंगे। हाँ इसका डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू 1/3, इसमें थोड़ा लिख लेते हैं क्या कि डिस्टेंस ऑफ प्लेन P1 फ्रॉम प्लेन P2 इज कितना है 1/3। ये मान सकते हैं क्या है 1/3 दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा पहले ये भी देखना हो कि जो प्लेन के बीच निकाल रहे हैं दूरी वो पहले पैरेलल तो है, तो कितना है 2 2 जा 4, -1 का -2 और 2 का 4, यानी कि सही है, 2 टाइम्स है, सही है। तो यानी कि जो P1 है वो कितना है आपका 2x - y + 2z और +3 = 0 है। जो P2 है हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। समझ गया, 2 कॉमन आते दिखाई दे दिया, उधर जाते हुए भी दिखाई दे दिया, और क्या बन गया यहाँ पे 2x - y + 2z और क्या बन गया λ/2 = क्या बन गया 0। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1/3। तो लिख लेते हैं कि 1/3 = d1 - d2। अब डिस्टेंस दे रखा है तो क्या जाएगा d1 - d2 और मॉड के साथ क्या जाएगा λ/2 और -3 d1 - d2 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1 + 4 हो जाएगा। तो इस तरफ मानते हैं कि आ जाएगा 1/3 और इस तरह एलसीएम ले लिए 2, एलसीएम ले लिए 2, तो उस तरफ क्या बन गया λ-6, हाँ λ-6 और डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, 2 तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा λ-6 डिवाइडेड बाई 2 × 1/3 हो जाएगा, λ हो जाएगा ना, λ मॉड के अंदर रहेगा। ये 2 तो पॉजिटिव है इसलिए बाहर कर लिए मॉड के। हाँ तो अब इसको क्या 1/3 से 1/3 कैंसिल हो सकता है, हाँ कैंसिल कर ऐसे कर लेते हैं क्या कि 1/3 λ-6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 कर लें इसको, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स इधर हो जाए, ऐसे भी तो वही आने वाला था ना कि क्या आ गया λ-6 = 2 आकर चला गया इस तरफ, तो क्या आ जाएगा λ-6 = +-2 आ जाएगा, मॉड खुलेगा तो लेमडा का इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 + -2 आ जाएगा। यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, एक बार प्लस लेंगे तो 8 और माइनस लिए तो कितना आ जाएगा -4। आपसे क्या पूछ रखा है कि लेमडा और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 8, लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 8, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है ना। अब इसी तरह क्या पूछ रखा है कि इस प्लेन और इस प्लेन, समझ गए, ये प्लेन और ये प्लेन का दूरी जो है वो 2/3 दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। समझ गया, डायरेक्ट लिखते हैं, अब उतना लिखने जा रहे हैं हम, क्या लिख लेते हैं 2/3 = अब तो कॉमन भी नहीं लेना है क्योंकि सेम है, तो क्या आ जाएगा μ-3 कर लें सीधे, μ-3 डिवाइडेड बाई √4 + 1 + 4, तो 3 से 3 कैंसिल दिख गया, देखो ना 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अब μ-3 = +-2, तो कितना आ गया μ = 3 +-2, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया 5 और 1 आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया ना
5 और 1, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ क्या लिख रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू। तो यहाँ पर लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 8 है, और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, 8 + 5 हो जाएगा यानी 30। वही अगर मिनिमम का बात करता कि मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू, तो मिनिमम इसका ले लेते हैं यहाँ पे -4 होगा कि +4 होगा, +4 होगा ना, खैर उससे कैलकुलेशन होते रहता है। यहाँ क्या आ जाएगा 4, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाता है 1, तो आंसर क्या आ जाता 5। समझ गया, 5 भी ऑप्शन में था, लेकिन मिनिमम ने पूछ रखा था, मैक्सिमम पूछ रखा था। कितना आसान क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन है। तो जेईई मेंस में कोई दम नहीं रहता, हम बार बार बोल रहे हैं कि जेईई मेंस कुछ खास नहीं है। अब ऐसे भी 3D के अंदर अगर जेईई मेंस का तैयारी करना है तो एनसीईआरटी बना लीजिए, वो कवर कर लेता है जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी 3D के अंदर। समझ गए, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखने वाले हैं। अभी हम लोग क्या सीखें कि दो प्लेन के बीच का पैरेलल कैसे होता है। सेम टू सेम आपका 2D से भी यही फार्मूला सेम टू सेम वहाँ चलता था, C1 - C2 और अंडर रूट में जो रहता था कोफिशिएंट इसका x और y का, सेम टू सेम डिट्टो। अभी भी आप लोग सब जानते होंगे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का दूरी क्या होता है, याद आ रहा, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का दूरी क्या होता था। तो हमेशा क्या कहते थे, एक लाइन का इक्वेशन दे रखता था, एक स्पेस में क्या देता था, हवा में नहीं, प्लेन पर ही, XY प्लेन में, कि एक प्लेन पॉइंट देता था। अब बोलता था कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो हम बोलते थे कि पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो लाइन में, पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई। आज भी वही है। अब जो पहला हेडिंग हम लोग लिए हैं, पहला कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर नहीं था, आपको बोलते थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। आज भी यही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। हाँ प्लेन सीख रहे हैं ना। तो मान चलिए आपका प्लेन का इक्वेशन दे रखेगा, और ये आपका प्लेन है, और प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखेगा, हाँ, और ये पॉइंट देगा, तो इस पॉइंट से इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही नॉर्मल वाला डिस्टेंस। समझ गए। तो अभी भी आज भी वही तरीका है, स्ट्रेट लाइन में भी वही बताया था कि पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी निकालने के लिए पॉइंट को क्या कीजिए, सेटिस्फाई करवा दीजिए। अभी भी कभी भी आपको याद कैसे रखना है कि एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का दूरी याद कैसे रखना है, एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का दूरी। अभी जो दूरी सीखे थे वो दो प्लेन के बीच का दूरी सीखे थे, अभी क्या सीख रहे हैं, एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का दूरी सीख रहे हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो। याद कैसे रखना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, रट्टू मार नहीं, कैसे याद रखना है कि पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई कर दो। क्या, पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई कर दो। तो पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई कर दो, और दूरी का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव होना, तो मोड लगाकर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ गया कि पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर दो, तो इसके मतलब क्या आ जाएगा, ax1 + by1 + cz1 हो जाएगा, z1 + d। समझ गए। अच्छा, अभी जो दूरी निकाले थे इसके लिए क्या किया था, अंडर रूट में a² + b² + c² लगाए थे। याद आ रहा कि दो प्लेन के बीच का दूरी क्या किए थे, अंडर रूट a² + b² + c²। तो अभी भी क्या करेंगे, अंडर रूट a² + b² + c²। याद रहेगा, ये याद रहेगा पवन बाबू। अब दूसरा सीखते हैं क्या कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, अभी हम सीखें कि इसके और इसके बीच का दूरी निकालना सीखे, पॉइंट के बीच और प्लेन के बीच में। अब क्या सीख रहे हैं कि यहां पर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, यहां से जो 90 डिग्री करें, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट को निकालना है, क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको स्ट्रेट लाइन में भी सिखाए होंगे, एक पॉइंट से एक लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको ये तरीका याद होगा। एम का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y और z। समझ गए, x, y, z। तो क्या आ जाता है, आपको ये भी याद होगा, हाँ, कि m का कोऑर्डिनेट जो x, y, z रहता है वो आता है कैसे, ये दिस माइनस दिस, क्या, x - x1 / a। समझ गए, a होगा ये x + by + cz + d = 0। समझ गए, क्या हो जाएगा, x - x1 / a। हाँ, ये सब जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा ना अच्छा से, उसको ज़्यादा फील हो रहा होगा, ऐसे बोर लगेगा। हाँ, इसे समझ लीजिए, x - x1 / a = क्या होता है, y - y1 / क्या आ जाएगा, b। इसी तरह क्या करेंगे, z - z1 / c = माइनस, और ax1 + by1 + cz1 + d /
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, जो स्ट्रेट लाइन पढ़ के आ रहा होगा उसको कुछ भी नहीं लग रहा होगा। जो स्ट्रेट लाइन हमसे पढ़ रखा है सारा सब कुछ डिटेल प्रूफ सब बता रखे हैं, सेम टू सेम चल रहा है, समझ गया। क्योंकि प्लेन और लाइन में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्लेन में एक लाइन है उसी के बीच तो सब कुछ निकाल रहे हैं। अरे प्लेन में जो लाइन है उसी के बीच को तो मान के चल रहे थे, एक पॉइंट और लाइन, इसीलिए सब फॉर्मूला सेम है, समझ। सब कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखे हैं हम, वहाँ पर 2D में पढ़ा रखे थे, यहाँ पर 3D में पढ़ा रखे हैं, समझ गए क्या। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए वाई माइनस, हाँ यहाँ पर क्या ले लिए, यही वाला पॉइंट देख लो ना, जो डिस्टेंस वाला यहाँ पर अंडर रूट में रहेगा और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, इसी तरह आपको एक तीसरा पॉइंट सिखाए होंगे इमेज निकालने के लिए। तो इमेज निकालने के लिए कुछ नहीं, इमेज निकालने का मतलब बना लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट, और इमेज लिख लेते हैं। इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। हाँ, ये अपना हेडिंग डाल लीजिए, हम इसी फिगर से काम चला लेंगे, समझ गए। आप इसको हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ रुक जाना भी, देख लो। हाँ, यहाँ आ जाइए। तो क्या बोल रहा कि इस P का इमेज निकालने बोल रहा है। तो एक प्लेन नहीं है, समझो ना कि तुम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ो, समझ गया, स्ट्रेट लाइन पढ़ा करो। क्या इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज यहाँ बनेगा, तो इसको मान लेते हैं Q मान लेते हैं, और उसको नाम दे देते हैं XYZ इमेज बना रखा है, समझ गए, XYZ। और इसके लिए इसको मिटा दीजिए, समझ गए। आप इसको निकालने का तरीका, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q निकालना रहेगा तो यहाँ पर Q ले लीजिए, समझ गए। और सिंपल यहाँ पर जो माइनस है, तो यहाँ पर कीजिएगा माइनस के स्थान पर क्या कीजिए, -2 लगा लीजिए, समझ गए। अच्छा, एक बात और तरीका, इसका दूसरा तरीका और है कि अगर इमेज निकालना रहता है तो ये दूरी और ये दूरी सेम होगा। अरे देखो ना, मेजर देखो ना, जितना दूरी इधर से उतना दूरी इधर से भी रहता है, यानी कि m मिड पॉइंट की तरह काम करेगा यहाँ पे। ये m यहाँ पर क्या काम करेगा, मिड पॉइंट की तरह। तो तुम क्या कर सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता है। हाँ, ये पॉइंट पता रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, तो मिड पॉइंट के थ्योरम से नहीं निकाल लेंगे ये। हाँ, तो अपना ये हो जाएगा तीसरा हेडिंग, तीसरा के लिए ये हो जाएगा। क्लियर है कि फुट एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या याद रखेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे की ओर, क्योंकि डिस्टेंस जब भी बारी आएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो प्लेन के बीच का दूरी d1 माइनस d2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ गए। जब भी दूरी का बात आएगा, कैसे बोलो 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 A1 बोलो कि जब भी दूरी का बात आएगा, बोलो, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो भी बोलना, जब भी दूरी का बात आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, जब भी एक पॉइंट निकालने का बारी आएगा, फुट ऑफ पॉइंट निकालने का बारी आएगा, तो सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डिस्टेंस कैसे निकालना पड़ेगा, एक प्लेन एक पॉइंट प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे, पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, याद रहेगा सब कुछ। चलो सब कुछ नोट कर लो, नोट कर। हाँ, देखिए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये अगर पॉइंट इसको बोल रखा है तो पॉइंट कितना हो गया, 2 - 1 - 4 फ्रॉम द प्लेन दिस, यानी कि ये पॉइंट है और ये प्लेन है। तो पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेंगे, 3x - 4y + 12z = 9, समझ रहा ना। अरे समझ करेगा कार्टेशियन में कैसे करेगा, इसको x y z मानेगा, xi + yj + z डॉट करेगा, उतना कौन करने जाता है, अब तेजी से कर लेते हैं ना काम। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, 3x - 4y + 12z = 9, चाहे और लिखना -9 = क्या कर लेते हैं, 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 3x - 4y + 12z - 9 = 0। और इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रखा है, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या बेटा, 2 - 1 और -4। तो ये डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई m है, समझ गए। प्लेन पर कहीं भी डाल दो ना, प्लेन के बीच दूरी, हाँ प्लेन और इसके बीच का दूरी, तो यानी दूरी क्या हो गया, pm। अपना दूरी क्या हो गया, pm। हाँ रुक जाओ, यहाँ बताना हमको दूरी निकालने के लिए कौन तरीका बताए थे, फार्मूला नहीं आया हमको, तरीका बताओ, तुक्का जो बताएं याद करने के लिए। मतलब पॉइंट माइनस पॉइंट ना रे, पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, फॉर्मूला थोड़ी याद रखना है। अब बताएं, याद करवा दी, डिस्टेंस जब भी पूछेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे में,
समझ गए? पॉइंट को क्या करो, सेटिस्फाई करवा दो। तो पॉइंट को मोड में, हाँ मोड, ताकि पॉजिटिव बना रहे। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो ना, इसको यहाँ सेटिस्फाई करेंगे 3 इंटू 2 होगा ना। ये -1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 और -1 आ जाएगा। और ये -4 और 12 भैया ना, तो क्या आ जाएगा +12 और यहाँ -4 आ जाएगा। और ये -9 तो ऑलरेडी है, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर और +12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 6 +4 ये बन जाएगा, देखो तो, और -48 और -9 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना बन जाएगा, 144 16 169 बन जाएगा ना। तो ऊपर आ जाएगा, करेगा 47 बन जाएगा, हाँ -47 बन जाएगा। -47 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, 13। तो यहाँ कितना आ गया, 47/13, हाँ मोड से बाहर आ गया पॉजिटिव। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गया? चलिए तो ठीक है, कल आप इसको अच्छा से पढ़ कर आइएगा। हाँ कल इसी पर आईआईटी भी क्वेश्चन पूछ रखा है, जेईई मेंस पूछ रखा है, आईआईटी नहीं, जेईई मेंस भी 1-2 क्वेश्चन 2019 में ही पूछ रखा है, 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे। समझ गए? 3 पॉइंट भी पता है ना। हाँ तो इसी पे तो पढ़ कर आइएगा अच्छा से। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय टाटा। खाना खा लिया तुम लोग? नहीं, चलो सब साथी मिलकर खाते हैं। बाय बाय टाटा।